यहां से यहां तक जानेंगे 2u sin थीटा अपॉन जी। और ऐसे ही इसको जब हम फेंकते हैं तो जो मैक्सिमम हाइट है, दिस इज मैक्सिमम हाइट, ये होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और जो हॉरिजेंटल रेंज है ये होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब हॉरिजेंटल रेंज मैक्सिमम कब है? रेंज इज मैक्सिमम इफ थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। क्योंकि मैक्सिमम रेंज कब आएगी? जब साइन 2 थीटा 1 होगा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, 1 का मतलब हो गया साइन 90 डिग्री, यानी 2 थीटा हो गया 90 डिग्री, यानी थीटा हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल पर अगर हम फेंकें तो रेंज मैक्सिमम आएगी 45 डिग्री के एंगल पर। और मैक्सिमम रेंज होती कितनी है? अगर हम मैक्सिमम रेंज निकालेंगे तो यहां पे देखो इसी इक्वेशन में यू स्क्वायर अपॉन जी पुट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। भाई आपकी जो मैक्सिमम रेंज आई है वो किस पे आई है? जब थीटा 45 हो या साइन 2 थीटा 1 हो। तो आपने साइन 2 थीटा को 1 के बराबर रख दिया, ये आ गई मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर अपॉन जी। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब ये बन गई हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए ये फॉर्मूला हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी कंडीशन। पांचवी कंडीशन क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर अगर हम फेंकें तो रेंज एक सी रहेगी। अगर हम दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंकते हैं तो रेंज सेम रहती है। एट टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कौन कौन से? थीटा एंड 90 माइनस थीटा, रेंज रिमेन सेम। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर अगर हम पार्टिकल को फेंकते हैं, एक 60 डिग्री पे फेंके और एक 30 डिग्री पे, रेंज रिमेन सेम। थीटा और 90 माइनस थीटा पे अगर हम फेंकते हैं दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे तो रेंज सेम रहती है, थीटा और 90 माइनस थीटा। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हर जगह प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वो हमेशा सेम रहता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजेंटल कंपोनेंट, यहां पे देखो हमने क्या किया था, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका था, तो इधर की तरफ कंपोनेंट आ गया u cos थीटा और इधर की तरफ u sin थीटा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये वाला है।
ये हमेशा हर जगह पे एक सा रहेगा पूरी जर्नी में। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज नहीं होता। यानी अगर यहां पे मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट मान लेते हैं, ये वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे होगी, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए Vx और Vy। तो भाई यहां पर क्योंकि वेलोसिटी कैसे दिखाते हो तुम, टेंजेंट ड्रॉ करके, कहीं भी बनानी है, यहां बनानी है, दिस इज द वेलोसिटी, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये हो गया इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो Vx1 Vx2 सब ये एक से रहेंगे, Vx1 हो चाहे Vx2 हो, ये सब बराबर होंगे और u cos थीटा के बराबर होंगे। हॉरिजेंटल कंपोनेंट हर जगह एक सा रहता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो हर जगह, वेलोसिटी कैसे देते हैं हम, टेंजेंट बना करके, इसके दो कंपोनेंट करते हैं, एक हो गया हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल कंपोनेंट रिमेन सेम, यहां पे टेंजेंट देखो कैसे आएगी, यहां टेंजेंट यहां ऐसे आएगी, इसके दो कंपोनेंट हो गए। हॉरिजेंटल कंपोनेंट यहां पर यहां पर यहां पर सब एक सा, ठीक है ना। अब मान लिया ये हमने पार्टिकल को फेंका, यहां पे u वेलोसिटी से फेंका है थीटा एंगल पे, तो इसका ये हो गया u साइन थीटा और ये हो गया भैया u कॉस थीटा। और जब ये टकराएगा P पर, जहां पे ये टकराएगा वहां पर भी अगर ये u वेलोसिटी है यहां पर, तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के हिसाब से यहां भी u वेलोसिटी होगी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी यही तो कह रहा है कि जितनी वेलोसिटी जाते समय जिस जगह पे है उतनी वेलोसिटी लौटते समय उसी जगह पे होगी। कोई भी पार्टिकल अगर हम फेंक रहे हैं तो जितनी स्पीड जाते समय है उतनी स्पीड उसी जगह पे लौटते समय होगी। तो इसके भी अगर हम कंपोनेंट करें तो देखो ये हो गया u साइन थीटा u कॉस थीटा। जाते समय यहां पर इसकी स्पीड u थी, तो इसकी स्पीड जब u थी तो u साइन थीटा u कॉस थीटा जब टकराया ग्राउंड पे, लेट if u is initial velocity of projection, u अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, u मान लिया हमने, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जो आपने इसको फेंका है तो वो इनिशियली u वेलोसिटी से फेंका है, u cos थीटा u sin फ्रैक्शन, पार्टिकल स्ट्राइक
with same velocity। सब वीडियो और ऑडियो नहीं आ रही। सिग्नल तो अगर u वेलोसिटी से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है तो यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है इसके कंपोनेंट होगा u cos थीटा और इधर हो गया u sin थीटा। अब ये पार्टिकल ऐसे जाके यहां पे टकराया तो जहां पे पार्टिकल टकरा यहां पर u वेलोसिटी थी ठीक इसके सामने, यहां पर भी ठीक इसके सामने भी स्पीड u ही होगी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जितनी स्पीड जाते समय थी उतनी स्पीड लौटते समय उसी जगह पर उतनी ही होगी। अब इसके कंपोनेंट u cos थीटा u sin थीटा। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जिस समय ये जमीन पे टकराया इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ। चेंज इन मोमेंटम when particle strike at ground। जब पार्टिकल ग्राउंड पे टकराएगा तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी क्या होता है भाई P2 माइनस P1। अब देखो यहां पर P क्या होता है मास m इंटू अब चेंज इन मोमेंटम। अब ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग है इसमें तो कोई मोमेंटम ही चेंज नहीं हुआ, ये भी u cos थीटा ये भी u cos थीटा, माइनस करोगे जीरो आ जाएगा। चेंज इन मोमेंटम अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग देखें तो यहां भी u cos थीटा है P पॉइंट पे और यहां भी u cos थीटा है। तो चेंज कितना हुआ, दोनों की देखो डायरेक्शन भी सेम है तो जीरो हो गया। लेकिन चेंज इन मोमेंटम इसका मतलब केवल y एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है ना, केवल y एक्सिस। अब y एक्सिस के अलोंग क्या है, यहां पे ये आ गया मास इंटू वेलोसिटी। P1 क्या हो गया, P1 हो गया वर्टिकली। अरे मतलब यार अब तो मैंने चलो बस देखो P1 जो है वो क्या है वर्टिकली मोमेंटम। हाँ मोमेंटम एट O कितना होगा मास इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है यहां पर u साइन थीटा। P1 ये हो गया। फिर मैं बता दूं कि इस पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी से फेंका है तो इसके एक कंपोनेंट तो ये हो गया u cos थीटा। u cos थीटा तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हुआ और u sin थीटा हो गया वर्टिकल। अब ये ऐसे घूम करके जब बिल्कुल इसके सामने आएगा तो इसकी वेलोसिटी u ही होगी। जो वेलोसिटी फेंकते समय थी वही यहां पे होगी, वही डायरेक्शन थीटा भी वही होगा कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी से। तो इसके कंपोनेंट u cos थीटा u sin थीटा। अब अगर हम देखें चेंज इन मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग कितना हुआ, यहां पर देखो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ मास इनटू स्पीड। मान लिया मास इस पार्टिकल का m है, जो पार्टिकल आपने फेंका है मान लिया उसका मास m था
तो एम यू कॉस थीटा हॉरिजेंटल मोमेंटम हो गया, और यहां भी एम यू कॉस थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है। चेंज कितने का हुआ? 0। वैसे भी मैंने बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। हॉरिजेंटली जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। वर्टिकली देखो, यहां पर हो गया एम यू साइन थीटा, और ये हो गया P2। P2 क्या है? वर्टिकली मोमेंटम एट P, that is mu sin थीटा। अब ये देखें, अगर आप, ये P2 है, ये तो हम यहां पे क्या रखेंगे? P2 mu sin थीटा, और ये क्या रखें? P1। ये कैसा रखेंगे? ये माइनस का रखेंगे, ऊपर है ना, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हो जाएगा माइनस mu साइन थीटा। बताइए भाई, P2 हो गया mu साइन थीटा माइनस mu साइन थीटा। तो ये डेल्टा P कितना आया भाई? 2mu साइन थीटा। आप डायरेक्ट भी कॉम्पिटिटिव उसके लिए बच्चों याद कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला 2mu साइन थीटा है। देखो, वो तो आप ऐसा कर सकते थे, किसी को भी नेगेटिव ले लो, लेकिन वो हम वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव जनरली लेते हैं और अपवर्ड की तरफ नेगेटिव लेते हैं, इसलिए हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। तो ये कॉमन फॉर्मूला बन गया है कि चेंज इन मोमेंटम, जब पार्टिकल ग्राउंड से टकराएगा तो चेंज इन मोमेंटम 2mu साइन थीटा आता है। दिस इज चेंज इन मोमेंटम। प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर किसी पार्टिकल को हम u स्पीड से फेंके थीटा एंगल पे, तो वो जिस समय ग्राउंड से टकराएगा उस टाइम उसका जो चेंज इन मोमेंटम है दैट इज 2mu साइन थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो तुम तो, 2mu केवल फॉर्मूला है। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा सकते हैं, वैसे भी फॉर्मूला ही यूज करना है आपको आगे जाके चल कर। 2mu साइन थीटा, ये चेंज इन मोमेंटम होता है। अब कैमरा फोटो नीचे रहेगा, आ जाएगा ना वो, भेज दो ग्रुप में। तो ये फॉर्मूले सब आपको याद होना चाहिए। और अगर इम्पल्स पूछे, इम्पल्स कितना होगा? तो भाई थीटा। हाँ, इम्पल्स कितना होगा? इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, तो इम्पल्स भी वही हो गया 2mu साइन थीटा। मान लिया हमने आपसे कहा इम्पल्स बताइए कि जिस समय पार्टिकल को फेंक रहे हैं इम्पल्स कितना होगा। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स
इज इक्वल टू डेल्टा पी चेंज, तो वही हो गया 2mu साइन थीटा। फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, अब जैसे हमने कहा कि पार्टिकल is projected with 5 meter per second at 60 degree, 5 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है 60 डिग्री पे विद द ग्राउंड। फाइंड its kinetic energy at the highest point, highest point पे kinetic energy if mass of particle is 100 ग्राम। पार्टिकल का मास अगर 100 ग्राम है तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पूछी है। ये m मास के पार्टिकल को आपने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाईएस्ट पॉइंट पे। अब देखो हाईएस्ट पॉइंट की क्या थ्योरी है कि हाईएस्ट पॉइंट पे केवल वेलोसिटी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। तेरी क्या है v2 vx वेलोसिटी, और इसका केवल कौन सा कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट तो हो ही नहीं सकता ना। वर्टिकल कंपोनेंट अगर होगा तो फिर पार्टिकल और ऊपर जाएगा, vy जो है वो 0 होता है हाईएस्ट पॉइंट पे, केवल वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा क्यों, अगर क्योंकि अगर इसमें कुछ ऊपर, इसको ऊपर की तरफ कौन लेके जा रहा था, वर्टिकल कंपोनेंट, और अगर वर्टिकल कंपोनेंट इसमें थोड़ा बहुत भी होता तो ये पार्टिकल और ऊपर जाता, तो ये हाईएस्ट पॉइंट नहीं बनता। हाईएस्ट पॉइंट बनने का मतलब अब पार्टिकल इससे ऊपर नहीं जा रहा, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है। अब आप देखो कि m दे रखा है मास 100 ग्राम, यानी कि 0.1 kg, 1000 से डिवाइड कर दीजिए। कितनी वेलोसिटी इनिशियल दे रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी होगी, तो हाफ एन क्या लिखे भाई, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड है, 0। अच्छा 0 तो केवल वर्टिकल कंपोनेंट है, vx स्क्वायर, बस v इज इक्वल टू vx तो है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 है
5 मीटर पर सेकेंड। सारी वेलोसिटी जो है, सारी की सारी वेलोसिटी, ये हॉरिजॉन्टल, देखो होता क्या है, जनरल वे में कहीं और पॉइंट होता तो क्या होता, वेलोसिटी जो होती ना उसके कंपोनेंट बनते दो, Vx और Vy। अगर और कोई पॉइंट होता तो दो कंपोनेंट बनते Vx Vy, वेलोसिटी दो पार्ट में टूट जाती। लेकिन यहां हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है, Vy 0, तो सारा का सारा V किस में कन्वर्ट हो गया, सारा का सारा V किस में कन्वर्ट हो गया, हॉरिजॉन्टल। तो हाफ एम Vx स्क्वायर एंड Vx इज इक्वल टू क्या होता है भाई, कोई बताएगा? अभी मैंने बताया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, यहां पे कितना था, 5 cos 60। u cos थीटा Vx इज इक्वल टू u cos थीटा होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो यहां पर है और जो यहां पर है, ओ पॉइंट पे इनिशियली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा है, इनिशियली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा है। यहां पर आप कह रहे हो Vx है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट चेंज। इसका मतलब ये आ गया हाफ एम Vx की जगह u cos थीटा का स्क्वायर। अब ये भी आप फॉर्मूला को याद कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट के लिए, ये आ गया डायरेक्ट फॉर्मूला, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें आप रखो वैल्यू, मास कितना है 0.1, वेलोसिटी कितनी है 5 का स्क्वायर कॉज स्क्वायर 60 डिग्री, वन बाई 4 हो गया ये, तो ये बन गया 2.5/8, यानी इतने जूल की काइनेटिक एनर्जी आ गई हाईएस्ट पॉइंट पे। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, हाफ मास की जगह तुमने 0.1 किलोग्राम रख दिया, वेलोसिटी थी 5 का स्क्वायर कॉज स्क्वायर 60, कैलकुलेट कर लो, इतनी आ गई। तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है, हाफ एम यू स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, है ना। और वर्टिकल कंपोनेंट चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में कितना होता है 2mu sin थीटा, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है देखो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, पहले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, और सर्कुलर मोशन में v इज इक्वल टू आर ओमेगा पहला फॉर्मूला पढ़ा है क्यों भाई, v लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी।
its unit is रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड होती है। ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है रेडियन, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई अपॉन टी, या फिर 2 पाई और 1 अपॉन टी हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी म्यू है फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ रोटेशन। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन सर ऐसे बन सकता है कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें सर लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों सेम आती हैं, तीसरा एक्सेलरेशन। नहीं ये तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है बताओ। ऐसा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी सेम नहीं आएगी अगर रेडियस रेडियस 1 हो। अगर रेडियस 1 हो तभी तो v और ओमेगा सेम आएगा। r की जगह 1 रख दें यस सर। तो v और ओमेगा सेम आ जाएगा। v लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। दूसरा फॉर्मूला a इक्वल टू आर एल्फा। a कहलाता है लीनियर एक्सीलरेशन और एल्फा कहलाता है एंगुलर एक्सीलरेशन। अब इसके बाद तीसरा है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल क्या होता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमती है तब लगता है ये सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कब आता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमेगी तो उसको एक सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन आएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? टुवर्ड्स सेंटर। सेंट्रीपिटल, हाँ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, सेंटर की तरफ होगी, टुवर्ड्स सेंटर। ये होता है v स्क्वायर अपॉन r, और v की जगह अगर हम r ओमेगा रख दें तो एक r से r कैंसिल हो जाएगा, ये r ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ गया v स्क्वायर अपॉन r या फिर r ओमेगा स्क्वायर। और फोर्स का m और लगा दो भाई, फोर्स m इंटू ए होता है ना। तो अगर v स्क्वायर अपॉन r एक्सीलरेशन है, अगर एक्सीलरेशन v स्क्वायर अपॉन r आ रहा है तो इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू एक्सीलरेशन m इंटू ए एम वी स्क्वायर अपॉन r, और यहां करोगे मास से, यहां पे मास से करना एम आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन से बनेगा। इस पर डायरेक्ट देखो, अब मैं बताता हूं।
तो ये सब फॉर्मूले आपको आने चाहिए। जो आपकी पेपर होगा आपका, वो बच्चों का इसी बात को चेक करेगा कि आपकी ओवरऑल नॉलेज क्या है। सारे फॉर्मूले आपको याद है नहीं है, और वास्तव में मेन चीज यही है, क्योंकि आगे कंपटीशन वगैरह में आपको इसी की जरूरत है, टेलीविजन की जरूरत थोड़ी है। आप देखिए, जैसे हमने मान लिया क्वेश्चन कह दिया, इफ रेडियस ऑफ ए पार्टिकल, रेडियस ऑफ path is made double